Hello students, hope you all are very fine. Welcome to our channel Scholar Planet. तो बच्चे आज हम इस वीडियो में 9th क्लास का पॉलिनोमियल्स चैप्टर कवर करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे इस चैप्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर के नेम से ही हमें पता लग रहा है पॉली का मतलब होता है बच्चे मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो बहुत सारी टर्म्स को हम क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल्स। छोटी क्लासेस में आपने टर्म्स पढ़ के आए हो आप। टर्म्स होती क्या है? टर्म्स वो होती हैं जो प्लस माइनस के साइन से हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस 3 एग्जाम्पल है। तो 2x भी एक टर्म है और 3 भी क्या है, एक टर्म है। तो बहुत सारी टर्म्स जिनकी डिग्री हो, मतलब उनकी पावर हो, मीन्स पावर मीन्स क्या हो, बीच में डिग्री हो, कॉन्स्टेंट्स हो, जिसमें जिसमें वेरिएबल्स हो, जिसमें कॉफिशिएंट्स हो, है ना, वो सारे मिलके क्या बना देते हैं, बहुत सारी टर्म्स जिनकी डिग्री भी है, कांस्टेंट्स भी हैं उनमें, वेरिएबल्स भी हैं उनमें, कॉफिशिएंट्स भी हैं, वो मिलके क्या बना देते हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब टर्म्स की बात हो रही है तो टर्म्स में ना पॉलिनोमियल्स की टाइप है। अगर मेरे पास एक ही टर्म है तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। एक ही टर्म को हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। अगर दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, आगे सबको ही हम क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल का नाम दे देते हैं। ठीक है, बहुत सारी टर्म जब आगे आ जाती हैं तो हम उनको पॉलिनोमियल्स का नाम दे देते हैं। अब एक ही टर्म का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2x है तो ये एक मोनोमियल है। बाइनोमियल में जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3, अब कितनी टर्म्स आ गई हैं, दो टर्म्स आ गई हैं। यहाँ पे अभी डिग्री मैटर नहीं कर रही, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तीन टर्म्स आ गई तो तीन टर्म्स में मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 हो सकता है। अब तीन टर्म्स आ गई तो ये क्या बन गया, ट्राइनोमियल बन गया, है ना। तो बहुत सारी टर्म्स मिलके ये क्या बना रही हैं, पॉलिनोमियल की टाइप्स बना रही है। सबको हम कहते हैं पॉलिनोमियल है, ये उसके क्या आगे टाइप्स ही है। ठीक है, और देखो सबसे पहले मैं बात करने लगा हूँ कॉन्स्टेंट्स का। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको हम कॉन्स्टेंट्स कह देते हैं। जैसे मैथमेटिकली 1 2 3 4 सो ऑन, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू वेरी करती जाती है, दोज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। जैसे x है, y है, z है, हर क्वेश्चन में इनकी वैल्यू वेरी करेगी, चेंज होती रहेगी, तो इनको हम क्या कह देंगे, वेरिएबल्स। कॉफिशिएंट्स होते हैं जो वेरिएबल्स के साथ लगे होते हैं, वो वाले कॉन्स्टेंट्स जो वेरिएबल के साथ लगे होते हैं। जैसे मैं लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो अगर मैं कॉफिशिएंट x स्क्वायर के कॉफिशिएंट की बात करूंगा तो इट विल बी 3, x के कॉफिशिएंट की बात करूंगा तो इट विल बी 4, है ना, यहाँ पे 4 लगा हुआ है। तो कॉफिशिएंट्स होते हैं वो वाले कॉन्स्टेंट्स जो वेरिएबल्स के साथ लगे होते हैं। अब आती है बात पावर की, मींस डिग्री की। तो डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया गया। कहते हैं जी जिसकी डिग्री 1 हो दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। उसको हम कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 हो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 हो दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर मेरे पास डिग्री आ जाती है 4 तो दैट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये ऐसे ही चलता जाता है आगे। ठीक है, अब डिग्री क्या है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होगी यहाँ पे, हाईएस्ट पावर। मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, उसके बेसिस पे डिग्री रिकॉग्नाइज करते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x प्लस 4। अभी वेरिएबल एक ही है जो कि x है और उसकी पावर कितनी है, 1, कुछ भी नहीं गिवन तो 1। तो मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है दैट विल बी इक्वल टू 1। अगर मैं लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, अब वेरिएबल तो एक ही है x, x की पावर 2 भी है, x की पावर 1 भी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी 2। तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऊपर वाला था लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 थी। फिर आ जाता क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 हो जाती है, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, दिस इज क्वाड्रेटिक। अब इसकी डिग्री कितनी है, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और एक कांस्टेंट टर्म आ गई। अब वेरिएबल एक ही और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है
3 है, तो मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी 3। तो डिग्री हाईएस्ट पावर होती है और वहां से हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये मेरे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, या कौन सा पॉलिनोमियल है। हमारे सिलेबस में लीनियर भी आएगा, क्यूबिक भी आएगा और क्वाड्रेटिक भी आएगा, तीनों टाइप के पॉलिनोमियल्स आएंगे। ठीक है, अच्छा यहां तक समझ आ गया है ना। अब आगे चलते हैं। जीरो क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स की। अब हम बात किसकी करने लगे हैं यहाँ पे, जीरो की। व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक चीज पहले आ जाओ, डिग्री की बात हो रही थी, अगर मेरे पास अकेला 5 ही है, इसकी डिग्री क्या होगी। इसमें कोई वेरिएबल लगा हुआ है हमारे पास, नहीं वेरिएबल ही ना लगा हुआ, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0, जो कि पेपर में पूछा भी जाता है। अगर 5 है तो इसकी डिग्री क्या रहेगी 0 रहेगी, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म की कोई भी डिग्री नहीं होती। डिग्री होती कौन सी टर्म की है, वेरिएबल वाली टर्म की। और वेरिएबल्स यहाँ पे हमने अभी एक ही यूज किया है, x है, y है, z है, 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, पर हमने अभी पॉलिनोमियल जो हमारे सिलेबस में हमने एक ही वेरिएबल का करना है, तो वो वेरिएबल अकेला x हो सकता है, तो पूरी पॉलिनोमियल में वो x ही यूज हो रहा होगा, या पूरे टर्म में एक y यूज हो रहा होगा, या अकेला z यूज हो रहा होगा। यहां तक समझ आ गया। अब मैंने कहा व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मेरे पास f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3। वो कहेगा चेक करो क्या x इज इक्वल टू 1 इसका जीरो है या नहीं। अब जीरो का मतलब होता है कि इसका, देखो हम जब भी एक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं ना, हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स होते हैं उसके मल्टीपल्स। ठीक है, वो मल्टीपल्स में से x की जो वैल्यूज होती है ना, उनको हम जीरोस कहते हैं। जो x की वैल्यूज होगी दोज आर कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसपे कि मैं अगर x की वैल्यू पुट करूं और मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे अभी x की वैल्यू मैं 1 पुट करने लगूं, तो 2 इंटू 1 प्लस 3, आंसर आ गया 5। आंसर कितना आ गया 5। तो क्या ये 1 इसका जीरो होगा, नहीं होगा। अगर रिमाइंडर आ जाता 0, उसकी भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। f ऑफ x मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x माइनस 2। अब इसको एट x इज इक्वल टू 1 चेक करते हैं कि क्या x इज इक्वल टू 1 इसका जीरो है। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना आ गया 0। तो यस, इस पॉलिनोमियल का 1 0 है। समझ गए। अच्छा, और पेपर में क्या पूछा जा सकता है, ये सारे अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ग्राफ, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, लीनियर पॉलिनोमियल वो है जिसकी डिग्री 1 है, तो इसका जो ग्राफ होता है बच्चे दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आपको 10th क्लास में भी काफी हेल्पफुल रहेगा। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं ग्राफ की बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, कि मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा, तो दैट इज पैराबोला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है पैराबोला, और पैराबोला ये वाली एक ट्राजेक्ट्री। देखो आप किसी भी चीज को, मेरे पास आपने जेवलिन थ्रो देखा होगा, जब वो फेंकते हैं है ना, ऊपर से चीज जब आती है तो ऐसे एक ट्राजेक्ट्री, एक पाथ बनाकर आती है। तो ये जो पाथ बन रहा है दैट इज कॉल्ड पैराबोला। तो ये एक पैराबोला। तो पैराबोला डिफरेंट टाइप्स का होता है। यहाँ पे मैंने बनाया ऊपर से ओपन है तो अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला भी होता है। दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला भी होता है और अपवर्ड पैराबोला भी होता है। तो कोई भी चीज जैसे हम ऊपर फेंकते हैं ना, तो यहाँ पे फिजिक्स तो यूज होती है, तो वो हमेशा पैराबोलिक पाथ में क्या आती है, नीचे आती है, ड्यू टू अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिरेगी ही गिरेगी, लेकिन जो ट्राजेक्ट्री, जो पाथ बनाती है वो दैट इज पैराबोला। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोलिक होता है। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो कहता है ये एक्सप्रेशन बताओ कौन से वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं है। सबसे पहले जब भी किसी पॉलिनोमियल को आपको जज करना है ना कि वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं, तो आपको सबसे पहले डिग्री चेक करनी है। अगर कोई भी हमारे पास वेरिएबल है और उस वेरिएबल की डिग्री या तो माइनस में आए या फ्रैक्शन में आ रही है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। डिग्रीज हमेशा होल नंबर में होती हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं x
की पावर 1/2 लिख दूं या अंडर रूट एक्स लिख दूं, वेरिएबल रूट में आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x की पावर -1 या x की पावर -2 तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है दैट विल बी अ होल नंबर। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है कि सारी की सारी जो मेरे पास पॉलिनोमियल है उसका एक वेरिएबल कल्ला x हो, या पूरी की पूरी टर्म्स y में हो, या पूरी की पूरी टर्म z में हो, एक ही वेरिएबल हो। पहली इक्वेशन देखते हैं, 4x² माइनस 3x प्लस 7x की पावर 2 x की पावर 1 और ये कौन सा टर्म है, तो मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री भी किसमें है, होल नंबर में, और वेरिएबल भी एक ही यूज हो रहा है। उसके बाद y का स्क्वायर प्लस √2, रूट कांस्टेंट में तो हो सकता है लेकिन रूट वेरिएबल में नहीं होना चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और अकेला वेरिएबल y यूज हो रहा है। अब यहाँ पे आ गया 3√t प्लस t√2। अब जो t है हमारा, जो हमारा t है वो किस में आ गया, रूट में, तो मतलब वेरिएबल की पावर 1/2 बन गई, जो कि पॉलिनोमियल नहीं बनना चाहिए। वेरिएबल रूट में आ गया तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। वेरिएबल तो चाहे एक है बट रूट आ गया, पावर किस में आ गई हमारी, फ्रैक्शन में आ गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद y प्लस 2/y, अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं तो y प्लस 2 y की पावर -1, क्योंकि नीचे y है ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर नेगेटिव हो गई, और मैंने ये भी कहा कि अगर पावर नेगेटिव हो जाती है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता। वेरिएबल चाहे एक है पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट में अब यहाँ पे वेरिएबल्स ही मेरे पास 3 हो गए, x भी है वेरिएबल, y भी एक वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है। पॉलिनोमियल तो है लेकिन वेरिएबल 3 है और हमने वेरिएबल कितने बताने हैं, सिर्फ एक, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं। क्लियर। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू दी हुई है -1, हम इस पॉलिनोमियल की -1 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ भी नहीं करना, जहां जहां x दिया हुआ है वहां पर हम वैल्यू क्या पुट कर दो, -1, तो आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 इंटू -1 -5 -4 इंटू -1 का स्क्वायर है। जब भी माइनस ब्रैकेट में और पावर आ जाए हमारे पास इवन तो वो प्लस में बन जाती है, तो ये 1 आ गया यहाँ पे, प्लस 3, तो बन गया -5 -4 प्लस 3, -5 -4 -9 प्लस 3, और माइनस प्लस -9 में से 3 गए 6, क्योंकि वैल्यू बड़ी वैल्यू के आगे नेगेटिव साइन है तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1 इज -6। चलो नेक्स्ट है, वेरीफाई वेदर x इज इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जब भी आ जाए कि वेरीफाई करो कि क्या ये इसका जीरो है। ये जीरो कब होगा, जब मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा और रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो ये इसका जीरो है, नहीं तो नहीं है। तो देखो p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स -2 दिया हुआ है, मुझे वेरीफाई करना है तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं -1, क्या बन जाएगा, x की जगह -1 प्लस 1 -1 -2, तो -1 प्लस 1 तो हो गया 0, क्योंकि 1 -1 0, इंटू -1 इंटू -2 -3, -3 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, 0, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो इसलिए ये पॉलिनोमियल x is equal to 1 is the zero of the polynomial x plus 1 into x minus 2। वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px is equal to cx plus d where c is not equal to 0। कंडीशन दी हुई है कि c 0 नहीं हो सकता कभी भी। हम देखते हैं कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली हम देखते हैं। तो p ऑफ x हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वेरीफाई करना। वेरीफाई का क्या मतलब था कि अगर हमें x की कोई वैल्यू दी हुई है तो इसमें पुट करते थे, रिमाइंडर 0 आता था तो उसका 0 होता था। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे ये टर्म में अगर वही वैल्यू मैं पुट करूं और आंसर क्या आ जाए, फिर 0 आ जाए। देखो
जब भी मुझे वो कह दे फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को पहले से ही जीरो के इक्वल रख लो। तो पॉलिनोमियल पहले ही किसके इक्वल हो गया, जीरो। तो मतलब सी एक्स प्लस डी किसके इक्वल रख लेंगे, जीरो के। तो सी एक्स इज इक्वल टू डी, इधर प्लस क्या उधर जाके माइनस, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो एक्स की माइनस डी अपॉन सी वैल्यू पे ये टर्म का जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब कंडीशन दी हुई थी सी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है सी, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, और डिनोमिनेटर में तो जीरो आ नहीं सकता हमारे पास, वो तो इनफाइनाइट टर्म बन जाएगी, डिनोमिनेटर तो जीरो हो नहीं सकता हमारा। तो इसलिए सी की पहले से ही कंडीशन दे रखी थी कि जीरो नहीं होना चाहिए, और वो सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर आप वेरीफाई करो कि क्या हमारा आंसर सही है, वैसे ही पिछले क्वेश्चन पे चले जाएं वेरीफाई करने के लिए, जो कि पी एक्स दिया हुआ था सी एक्स प्लस डी, वैल्यू माइनस डी बाई सी पुट करो इसमें, सी इंटू माइनस डी बाई सी प्लस डी, सी से सी कट गया, माइनस डी प्लस डी, रिजल्ट रिमाइंडर जीरो आ रहा है, वेरीफाई हो गया। तो x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, इसका जीरो। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया डिटरमिन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। हमारे सिलेबस में फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम तो है ही नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिटरमिन करना है कि क्या ये वाला gx इसका फैक्टर है। फैक्टर होने के लिए इसका, अगर ये फैक्टर होगा ना तो ये इसका जीरो भी होगा, फैक्टर से ही जीरोस फाइंड होते हैं हमारे पास। अगर x प्लस वन इसका फैक्टर है तो x की जो वैल्यू यहाँ से आएगी, x प्लस वन से जो वैल्यू x की मैं निकालूंगा और यहाँ पुट करूंगा और रिमाइंडर जीरो आएगा, तो मतलब वो वैल्यू इसकी जीरो भी होनी चाहिए। तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, अब फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर मैं g ऑफ x को किसके इक्वल ले लूं, जीरो के, तो x प्लस वन किसके इक्वल हो गया, जीरो के। x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। ये x की वैल्यू अगर मैं p ऑफ x में पुट करता हूँ, p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू टू इंटू माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वेयर माइनस टू इंटू माइनस वन। सॉल्व करते हैं, माइनस की पावर ऑड है तो रिजल्ट माइनस में ही रहेगा। तो टू इंटू माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस माइनस प्लस, टू वन जा टू, माइनस वन, तो टू वन जा टू, माइनस टू प्लस वन प्लस टू माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कट गए, प्लस टू माइनस टू कट गए, आंसर आ गया जीरो। तो x इज इक्वल टू माइनस वन, इसका जीरो तो बन गया, अगर जीरो बन गया तो x प्लस वन इसका फैक्टर भी बन गया। तो जीरोस और फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड है आपस में। अगर वो उसका फैक्टर है, फैक्टर से ही हमने वैल्यू फाइंड की है, तो उसका फिर जीरो भी होगा, अगर जीरो है तो उसका फैक्टर भी होगा। हमें फैक्टर थ्योरम यही समझाती है। क्लियर है? तो gx को क्या करना है, सबसे पहले gx को जीरो के इक्वल पुट कर लेना हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में, जो x की वैल्यू आएगी बैक पुट कर देनी है। अगर तो आंसर जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया तो फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं। ठीक है, फाइंड k if x minus 1 is a factor of px is equal to kx square minus root 2x plus 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें ना ये जो gx है ये इसका फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, हमें जो gx गिवन है दैट इज x minus 1 ऑलरेडी फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो gx को किसके इक्वल लिख देंगे, जीरो के। x minus 1 जीरो के इक्वल हो गया और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर ये इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू वन, इसका जीरो भी होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, p ऑफ वन इज इक्वल टू k इंटू वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन। और अगर ये इसका जीरो होगा तो रिमाइंडर भी क्या होगा, फिर जीरो ही होगा। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए पहले x इज माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करके x की वैल्यू निकाल लो, फिर जब वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो इस इक्वेशन को भी किसके इक्वल रखो, जीरो के, क्योंकि x इज इक्वल टू वन इसका अब जीरो भी है। अब क्या बन गया, k इंटू वन का स्क्वायर k माइनस रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये रूट टू इधर माइनस क्या, जीरो से उधर लेके जाएंगे इज इक्वल टू के, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, वन इधर प्लस क्या उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट टू माइनस वन। क्लियर? अब क्वेश्चन आ गया फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6।
आपने छोटी क्लासेस में मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीखी थी, बस वही करेंगे और इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो फैक्टराइज मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम कैसे करेंगे, जो लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म होती है और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, सबसे पहले इनको करना होता है मल्टीप्लाई, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 6 36, और 36 के बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स, 2 के टेबल पे 18, 2 के टेबल पे 9, 3 के टेबल पे 3, 3 के टेबल पे 1। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनको मल्टीप्लाई प्लस और माइनस करके हमने मिडल टर्म बनानी है। मतलब कोई ऐसी दो टर्म्स ढूंढनी है जिनको प्लस माइनस करके 5 आए और मल्टीप्लाई करके 36 आए। दो ऐसी टर्म्स जिनको मल्टीप्लाई करके 36 ही बने पर प्लस या माइनस करके 5 बने। तो देखो 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36 एंड 9 माइनस 4 कितना हो गया 5। तो एक 9 और 4 दो ऐसी टर्म्स मिल गई जिनको मल्टीप्लाई करके तो 36 ही आ रहा है, लेकिन प्लस या माइनस करके कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो हम अब क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर 9x प्लस 9x माइनस 4x, क्योंकि 5 बनाना था तो दोनों को माइनस कर दिया -6। अब देखो पहली दो टर्म्स में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन आ रहा है, 6 और 9 में से 3 कॉमन आ रहा है। अब बचा क्या ब्रैकेट में, 3 के टेबल पे 6 आता है 2 पे, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स बच गया, प्लस 3 के टेबल पे 9 आता है 3 पे, एक्स तो बाहर ही आ गया तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब 4x और 6 में से दोनों में से एक तो माइनस कॉमन आ गया, 4 और 6 में से 2 कॉमन आ गया। अब क्या बच गया 2 2 जा 4 x, क्योंकि दोनों में से माइनस कॉमन आ गया था तो आगे क्या आएगा प्लस 2 के टेबल पे 6 3 पे। और हमेशा याद रखना मिडल टर्म स्प्लिटिंग में ये दोनों ब्रैकेट सेम ही आएंगे, ये दोनों ब्रैकेट्स में सेम आना। अब ये दोनों ब्रैकेट्स में से 2x प्लस 3 कॉमन आ गया और ब्रैकेट में बच गया 3x माइनस 2, तो ये दो फैक्टर्स आ गए और ये फैक्टराइज हो। और जितनी पावर हाईएस्ट होती है पॉलिनोमियल की एट मोस्ट उतने फैक्टर्स बनते हैं। अगर पावर 2 है, डिग्री 2 है तो फैक्टर्स भी कितने आ रहे हैं 2। अब डिग्री 3 होगी तो फैक्टर्स भी कितने आने चाहिए 3। डिग्री 4 होगी तो फैक्टर्स भी कितने आएंगे 4। डिग्री 5 होगी फैक्टर्स भी कितने आएंगे 5। अब क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछेगा कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, अब n डिग्री वाले के फिर फैक्टर्स भी कितने होंगे n नहीं होंगे, जीरोस भी कितने होंगे n नहीं होंगे। तो जितनी डिग्री उतने ही फैक्टर्स उतने ही जीरोस आते हैं। क्वेश्चन है फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब देखो क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, जब 3 टर्म्स थी क्वाड्रेटिक था तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हो रहा था, अब आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो इसमें हो ही नहीं सकती। तो नया मेथड क्या है, हम इस पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे और इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें। क्योंकि पावर 3 है तो मतलब फैक्टर्स भी कितने आने चाहिए 3 आने चाहिए, वो देख के चलना है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, एक्स की वैल्यू अपने आप से ही ना हम 1 पुट करके देखेंगे, अगर 1 पे इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो -1 पुट करके देखेंगे, नहीं आ रहा 2 पुट करके देखेंगे, नहीं आ रहा -2 पुट करके देखेंगे, 3 -3 4 -4, एक ना एक फैक्टर तो प्राइम फैक्टर ही बन जाता होता कोई ना कोई एक। और देखो अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करूं, क्योंकि ऑलरेडी सारी टर्म्स प्लस में है तो 0 आने का कोई चांस नहीं है। तो हम ट्राई किसमें करते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू ना पुट करके देखते हैं -1, प्लस की पुट करूंगा तो 0 आने का कोई चांस ही नहीं है, सारी टर्म्स ऐड ही हो जाएंगी। तो यहाँ पे -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, वैल्यू पुट कर दी -1, -1 का क्यूब आ गया -1 प्लस 13 -1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस माइनस माइनस 32 इंटू 1 32 प्लस 20। अब देखो क्या बन रहा है -1 और -32 दोनों टर्म्स माइनस की हैं, ऐड हो जाएंगी माइनस साइन के साथ। 13 और 20 दोनों टर्म्स प्लस की हैं, ऐड हो जाएंगी प्लस के साइन के साथ। 33 - 33 रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो मतलब x इज इक्वल टू -1, इसका एक 0 तो है। अगर 0 है तो फैक्टर भी होना चाहिए। फैक्टर कैसे होगा, 1 को इधर ले आओ तो x + 1 बन गया
तो x प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ, अगर x इज इक्वल टू माइनस वन 0 है तो x प्लस वन इसका फैक्टर भी होगा। क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये इसका फैक्टर भी होगा। अब जब ये इसका फैक्टर है तो अब हम क्या यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड, प्लस 32x प्लस 20, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कि इसका एक फैक्टर हम निकाल चुके हैं x प्लस वन। अब हम करेंगे इन दोनों को डिवाइड और एक नया कोशेंट फाइंड करेंगे। अब देखो इसको डिवाइड कैसे करना है, बहुत इजी है, ध्यान से समझना इसको। x को नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब है, एक्स स्क्वायर के साथ, तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बन गया। अब क्या है, जो ऊपर टर्म आ चुकी है ना उसको अगली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वन एक्स स्क्वायर, आगे कोई टर्म नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको यही छोड़ दो, लाइन लगा दो और नीचे वाली टर्म्स के साइन कर दो चेंज, नीचे वाली टर्म के, ऊपर वाले के नहीं करने। ये प्लस क्या है तो माइनस, प्लस क्या है तो माइनस, पहली टर्म हमेशा आपकी कट होगी ही होगी साइन चेंज करने से। अब 13x स्क्वायर में से यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 13x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करोगे तो आ जाएगा 12x स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का था और ये अब हो चुका है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, आगे वाली दो टर्म्स को नीचे कैरी कर लो, प्लस 32x प्लस 20। अब x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 12x स्क्वायर आ जाए, x को मल्टीप्लाई कर लो 12x के साथ, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो बीच में साइन भी आएगा पॉजिटिव का ही, तो यहाँ पे बन गया 12x स्क्वायर। अब ये वाली टर्म को अगली टर्म से मल्टीप्लाई, 12x मल्टीप्लाई 1 12x, नीचे लाइन, नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज, पहली टर्म कट हो गई। अब 32x में से 12x माइनस करोगे तो 20x रह गया, प्लस माइनस माइनस, 32 में से 12 माइनस कर दिया, प्लस ये वाला 20 नीचे कैरी कर दिया। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, 20x आए, 20 से, x 20 जा 20x, तो 20x प्लस 21 जा 20, नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज, ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर 0। और इस क्वेश्चन में रिमाइंडर डिवीजन मेथड से हमेशा 0 आएगा ही आएगा, नहीं आ रहा तो आपकी कैलकुलेशन में कोई ना कोई एरर है। अब ये जो क्वोशिएंट बचा हमारा, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, इसकी करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दो फैक्टर्स और फाइंड करेंगे। तो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए जो कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था जो कि 1 था, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो 21 जा 20 और 20 के बना लो प्राइम फैक्टर्स, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। अब इनको दो टर्म्स ऐसी इनमें से बनानी है प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके कि दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस या माइनस करें तो 12 आए। तो 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक 10 आ गया, एक 12 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, पहली दो टर्म्स में से x कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस 10, अगली दो टर्म्स में से 2 कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस 10, इन दोनों की ब्रैकेट सेम हो गई, दोनों में से x प्लस 10 कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस 2। तो देखो एक फैक्टर हम निकाल चुके थे x प्लस 1, एक फैक्टर आ गया x प्लस 10, एक फैक्टर आ गया x प्लस 2, तो ये तीन फैक्टर्स आ गए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आइडेंटिटीज हैं, पहले ये कवर करते हैं फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो आइडेंटिटीज क्या है। सबसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के भी आए हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, पहली आइडेंटिटी जो हम अभी क्वेश्चंस में आगे यूज करेंगे। सेकेंड आइडेंटिटी यही x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, सिर्फ दोनों के साइन में डिफरेंस आया है तो 2xy के साइन में डिफरेंस आया, बस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों प्लस के रहेंगे। थर्ड x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, अब तीन टर्म्स आ गई हमारे पास, तीन वेरिएबल्स आ गए, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2
वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी। अब x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, देखो यहाँ पे डिफरेंस आ गया, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, यहाँ पे इंडिविजुअली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। फिफ्थ आइडेंटिटी, अब आ गया x प्लस वाई का होल क्यूब। पहले स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज थी, अब हम करने लगे हैं क्यूब वाली आइडेंटिटीज। तो x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। आप इसी आइडेंटिटी को x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3, ये जो एक्स वाई था ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके एक आइडेंटिटी की फॉर्म और बना सकते हो। 3xy मल्टीप्लाई x बन जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy मल्टीप्लाई y बन जाएगा 3xy स्क्वायर। तो चाहे ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज कर लो चाहे नीचे वाली, पर स्टैंडर्डली रेकमेंडेड है कि ऊपर वाली करो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ऊपर वाली आइडेंटिटी ज्यादा यूज होगी हमारी। फिर आ जाती है सिक्स्थ आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब। अब पहले प्लस का साइन था, अब आ जाएगा सब में माइनस का साइन। x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। यही आइडेंटिटी को जैसे ऊपर वाली हमने मोल्ड की, इसको भी मोल्ड कर सकते हैं। x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy इंटू माइनस वाई, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 3xy स्क्वायर। समझ गए। अब इसके बाद सेवेंथ आइडेंटिटी, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अब यहाँ पे x माइनस वाई का होल क्यूब था और x क्यूब माइनस वाई क्यूब इंडिविजुअली है, दोनों में डिफरेंस है। ये क्या बन जाएगी x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बाहर वाली टर्म माइनस में रहेगी, अंदर सब प्लस में आ जाएंगे, और ये 2xy नहीं है, अकेला xy बनेगा। और क्या आइडेंटिटी बनेगी, एट्थ आइडेंटिटी, x का क्यूब प्लस y का क्यूब। अब इसमें क्या बन जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये वाले साइंस इंटरचेंज हुए हैं बस। क्लियर है। अब नाइन्थ आइडेंटिटी है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये अब किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब नेक्स्ट टेंथ आइडेंटिटी कहता, अगर हमें x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्म गिवन हो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ये ए बी। ये भी हमने छोटी क्लासेस में की हुई है। कर दे बंद। अब क्या है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। रिसेंटली हमने अभी एक आइडेंटिटी की थी, वो आइडेंटिटी क्या थी, यूजिंग आइडेंटिटी अभी लिखी थी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल था, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के इक्वल था। ठीक है। अब यही आइडेंटिटी को मैं यूज कर रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz तो लिख दिया ऐसे ही जो आइडेंटिटी में था। हमें कंडीशन दी हुई थी कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, 0 के, तो इनकी जगह यहाँ पे क्या लिख दिया 0 इंटू आगे वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और 0 को अगर मैं किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो क्या बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। अब 3xyz इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। जो प्रूव करना था वो हो गया, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब।
अभी इसके जैसा ही क्वेश्चन किया था आइडेंटिटी लगाकर। क्वेश्चन क्या कहता था हमें सॉल्यूशन में, क्वेश्चन कहता था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड को मैं प्लस करूँ और वो जीरो आ जाए तो इनका जो क्यूब का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 3xyz के। तो यही हम इस पे लगा के देखते हैं कि ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। अगर मैं तीनों को प्लस करके देखूं, -12 प्लस 7 प्लस 5, तो -12 प्लस 12 ये तो जीरो आ रहा है। तो अगर ये जीरो आ रहा है तो तीनों का जो क्यूब होगा, -12 का क्यूब और प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के। अब ये तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 420, 420 माइनस का मल्टीप्लाई 3 कर दो, 0 6 12, तो आंसर आ गया -126। क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अभी इसके जैसे ही क्वेश्चन किया था आइडेंटिटी लगाकर। क्वेश्चन क्या कहता था हमें सॉल्यूशन में, क्वेश्चन कहता था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड को मैं प्लस करूं और वो जीरो आ जाए तो इनका जो क्यूब का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 3xyz के। तो यही हम इस पे लगा के देखते हैं कि ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। अगर मैं तीनों को प्लस करके देखूं, -12 प्लस 7 प्लस 5, तो -12 प्लस 12 ये तो जीरो आ रहा है। तो अगर ये जीरो आ रहा है तो तीनों का जो क्यूब होगा, -12 का क्यूब और प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के। अब ये तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 420, 420 माइनस का मल्टीप्लाई 3 कर दो, 0 6 12, तो आंसर आ गया -126। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैक्टराइज करना है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx। ये कुछ ऐसी आइडेंटिटी नहीं लग रही है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होती है एक आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। कुछ ऐसी सी आइडेंटिटी बन रही है। लेकिन देखो आइडेंटिटी में ना यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले ब्रैकेट्स बनाएंगे। तो सॉल्यूशन के लिए हम ब्रैकेट्स बनाने के लिए इसका अगर ब्रैकेट बनाने जाएंगे तो 2 का तो कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे √2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस अब 8 को क्या बनाए, 8 को देखो बच्चे एलसीएम ले लो और इसको नॉर्मल रूट में सॉल्व कर लो। 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, 2 की पेयरिंग कर दी, इसकी पेयरिंग नहीं हुई उसको रूट में लिख दिया, तो इसको हम लिख देंगे 2√2z का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो ऑटोमेटिकली 8z स्क्वायर आएगा। फिर आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab या कह लो xy प्लस 2yz इंटू 2√2z प्लस 2zx, 2√2z इंटू √2x। ये हमने आइडेंटिटी लिख दी एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की फॉर्म में। अब चक्कर ये है बीच में कि नेगेटिव साइंस भी है, हमने यहाँ पे अभी कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं ली थी, तो हम देखते हैं नेगेटिव साइन किसके कारण आ सकते हैं। यहाँ पे देखो y और z दोनों ही प्लस के हैं, इसका मतलब y की टर्म भी पॉजिटिव हो सकती है, z की टर्म्स भी पॉजिटिव हो सकती है, तभी प्लस बन रहा है। तो नेगेटिव साइन के लिए दोनों में ये नेगेटिव टर्म्स और दोनों में एक्स एक्स है, मतलब नेगेटिव साइन x के कारण हो सकता है। तो इसका मतलब जहां जहां x था वहां वहां मैंने ब्रैकेट में x वाली टर्म के आगे माइनस डाल दिया, तो अब ये बन गया -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर।
हम क्या करते थे, ये वाली टर्म दी होती थी तो आंसर ये लिखते थे। अब आंसर दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन बनाना है। अब क्वेश्चन बनाने के लिए ये वाली टर्म आ गई, तो इसको अब हमने किस में लिख दिया, होल स्क्वायर में। इसी को आगे दो बार लिख दो, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z इंटू -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए इसके। एक चीज और, हो सकता है कि y और z दोनों माइनस के होते और x प्लस का होता, चांस ये भी बन सकता है, क्योंकि y और z अगर माइनस के होते तो माइनस माइनस प्लस बन जाता। y माइनस का होता, x प्लस का होता तो साइन नेगेटिव था, z माइनस का होता, x प्लस का होता तो साइन नेगेटिव था, तो वो भी आंसर एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ a, b, c आर ऑल नॉन जीरोस, मतलब यहाँ पे a, b, c की वैल्यू नॉन जीरो है, जीरो नहीं है यहाँ पे, और इन तीनों का पर सम जो दिया हुआ दैट इज जीरो, देन प्रूव दैट a स्क्वायर अपॉन bc प्लस b स्क्वायर अपॉन ca प्लस c स्क्वायर अपॉन ab किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। देखो सॉल्व कैसे करते हैं, LHS लेके चलते हैं पहले। क्या गिवन है, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, और जब भी वेरिएबल्स एलसीएम में होंगे, ए बी, बी सी, सी ए है, तो तीन ही वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ए बी और सी, तो तीनों का जो एलसीएम आ जाएगा इट विल बी ए बी सी, तीनों मल्टीप्लाई, एलसीएम आ गया। अब देखो BC है, A मिसिंग है, नीचे वाली टर्म देखनी होती है, ये वाला है, ऊपर वाले a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा a क्यूब, प्लस CA है, C है, A है, B मिसिंग है, ऊपर वाले b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, AB है, C मिसिंग है, ऊपर वाले c स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक एलसीएम ले लिया। अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब आइडेंटिटी है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है, 3abc के इक्वल होता है। ठीक है ना, यूजिंग आइडेंटिटी या यूजिंग, यहां पे लिख लेते हैं, यूजिंग की जगह यहां पे लिख लो, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होगा। इसका मतलब नाउ अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी, ये ऊपर वाली टर्म की जगह लिख दिया 3abc, ये 3abc के इक्वल होगा अपॉन abc, abc से abc कट गया, आंसर कितना आ गया 3। LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर a प्लस बी प्लस सी 5 के इक्वल है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 10 के इक्वल है, तो कहता प्रूव करो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc माइनस और 25 के इक्वल आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो LHS लेके चलते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, हमारे पास इसकी आइडेंटिटी होती है एक, क्या आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। वैल्यूज पुट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो पता ही नहीं है, तो इसको तो ऐसे ही लिख लिया, माइनस इन तीनों में से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस कॉमन निकाल लिया तो अंदर सारे साइन चेंज हो गए, और इसकी भी मुझे वैल्यू दे रखी है 10, तो ये बन गया 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 10। अब बात रुकती है आकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे, इसकी तो वैल्यू गिवन ही नहीं थी, तो इसका क्या करें, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी और ओरिजिनल टर्म दी होती है ना, इसकी कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हम साइड पे लिखेंगे इसको, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 था, इसकी स्क्वेयरिंग कर देते हैं, जब स्क्वेयरिंग की तो बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको एज इट इज दोबारा लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को प्लस इन तीनों में से 2 कॉमन, ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 25। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी हमें 10 दिया ही हुआ था, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये 2 10 है 20, इधर प्लस है उधर जाके माइनस 5 आ जाएगा। तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 5, यहाँ पुट कर दो 5 माइनस 10, 5 इंटू माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 25। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, जो छोटी वाली टर्म है उसकी क्या कर देनी है, हमेशा स्क्वेयरिंग कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर का आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 26, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो फिर से हमें स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है तो मैंने क्या कहा था, ओरिजिनल टर्म उठाओ छोटी वाली और उसकी क्या कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर यहाँ पे क्यूब पूछे होते तो हम क्यूबिंग कर देते, पर वो 2 टर्म्स ही होती, 3 वाला क्यूब वो पूछता ही ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। तो आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। मुझे फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इन सभी में से 2 कॉमन, ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 81। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी है 26 इज इक्वल टू 81। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 26 इंटू 2 52 इज इक्वल टू 81। अब 52 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 81 माइनस 52। तो आंसर कितना आ गया, 29। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए के इक्वल। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, ये वाली साइड, 3 के क्यूब की आइडेंटिटी होती नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मिलेगी, होल क्यूब की आइडेंटिटी नहीं मिलेगी हमें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो ए प्लस बी है ना वो किसी एक्स के इक्वल है, किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल, इसको लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा अब देखो क्या बन गया, a प्लस बी को तो x ले लिया, ये बन गया x प्लस सी का होल क्यूब माइनस आगे तो इसको ऐसे ही चलते रहने दो, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब x प्लस सी का होल क्यूब। अब इसकी आइडेंटिटी तो हमें पता ही है, क्या आइडेंटिटी होती है, x का क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस का आगे वाली ये वाली टर्म्स, ये आइडेंटिटी इसकी यहाँ पे खत्म हो गई, और माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब आ गया। अब देखो सी क्यूब ये प्लस का है, ये सी क्यूब माइनस का है, इसको तो हमने यहीं पे ही काट दिया, ठीक हो गया। अब आगे देखो क्या बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हम क्या करते हैं, बैक x की वैल्यू ये वाली जो a प्लस बी थी यहाँ पे पुट कर देते हैं जहां जहां x लेके चले थे। क्यों x लिया, क्योंकि तीनों के होल क्यूब की आइडेंटिटी नहीं होती, x लेके पहले 2 का होल क्यूब बना दिया, अब x बच गया था यहाँ पे, फिर 2 वैल्यूज पुट हो जाएंगी a प्लस बी, तो इसका होल क्यूब बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो अब ये बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3 x की जगह लिख दिया a प्लस बी इंटू सी इंटू अब इसकी जगह भी a प्लस बी प्लस सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे फिर इसकी आइडेंटिटी ओपन करो, a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी
प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस का ये माइनस का काट दो यहीं पे, बी क्यूब प्लस का ये माइनस का काट दो यहीं पे। अब मेरे पास एक टर्म बची है ये और एक टर्म बची है ये, जो कि प्लस के साइन से सेपरेट हुई हुई है दो टर्म्स। दोनों टर्म्स में से 3 भी कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में से a प्लस बी भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लो। तो 3 इंटू ए प्लस बी कॉमन आ गया, जो कि दो टर्म्स तो मिल गई हमें प्रूव करने वाली। आगे क्या बच गया मेरे पास, 3 और a प्लस बी बाहर आ गया, बच गया ए बी प्लस 3 और a प्लस बी बाहर आ गया, बच गया c इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये c को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, c इंटू ए सी ए, c इंटू बी बी सी, c इंटू सी सी स्क्वेयर। अब देखो 3 इंटू ए प्लस बी तो ऐसे ही रहेगा, पहली दो टर्म्स में से a कॉमन आ रहा है तो b प्लस सी बन गया, फैक्टराइज कर देते हैं, प्लस अगली दो टर्म्स में से c कॉमन आ रहा है तो ये भी b प्लस सी बन गया, ब्रैकेट सेम हो गए, फैक्टराइज हो गया। अब इन दो ब्रैकेट में से b प्लस सी फिर कॉमन आ गया, तो क्या बन गया 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी और अंदर बचा a प्लस सी। तो LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया। तो इस वीडियो में बच्चे बस इतना ही था। होप आप सबको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता रहूँ।